Hello student, welcome all of you online platform of विश्वास स्कूल भुन्ना। स्टूडेंट +1 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका। कार्यपालिका की परिभाषा हमने देखी थी। कार्यपालिका सरकार के 3 अंगों में से वो अंग है जो कानूनों को लागू करती है। विधानपालिका कानून बनाती है, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। भारत में संसदीय स्वरूप की कार्यपालिका है, जैसा कि हमने पढ़ा था। अलग अलग देशों में कार्यपालिका का स्वरूप अलग अलग पाया जाता है। जैसे भारत में संसदीय कार्यपालिका, वैसे ही यूएसए में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। तो अलग अलग स्वरूप की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के जो प्रकार थे वो हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे, जो कि है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का। हमने ये देखा था कि जो कार्यपालिका संसदीय स्वरूप की होती है, वहां पर प्रधानमंत्री जो है वो देश के सर्वोच्च होते हैं, यानी कि ज्यादातर शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ देशों में अपवाद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यवस्थाएं ऐसी ही है। और अर्ध अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है उसकी विशेषता हमने पढ़ी थी कि इसमें देश का नॉमिनल हेड होता है, बल्कि हेड होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होता है, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। आज हम देख रहे हैं श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल के या अलग अलग दलों के हो सकते हैं। 1978 में श्रीलंका में संशोधन किया संविधान में और अध्यक्षात्मक प्रक्रिया को लागू किया, और जनता राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट रूप से करती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं की विशेषता हमने ये भी पढ़ी थी कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। अब राष्ट्रपति को शक्तियां ज्यादा होती है और राष्ट्रपति संसद में जो दल को बहुमत होता है उसके सदस्यों में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुन लेता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि संसद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के अलावा जो प्रधानमंत्री और मंत्री है वो सदस्य हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होता है। सभी देशों के राष्ट्रपति लगभग अपने सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन यहां देश का प्रधान भी होता है। श्रीलंका में राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो संसद के सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे और वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं 6 साल के कार्यकाल से पहले। यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय फिर फैसला करेगा कि राष्ट्रपति का क्या होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें।
राष्ट्रपति पर लाने में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन श्रीलंका में ये भूमिका है। अब भारत में संसदीय कार्यपालिका, भारत में संसदीय कार्यपालिका, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि भारत का संविधान जब तक नहीं लिखा गया था तो भारत पर शासन होता था 1919 के अधिनियम द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। 1935 का अधिनियम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इस अनुभव से हमें यह पता चलता है कि संसद जो है वो सरकार को नियंत्रित कर सकती है और प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित कर सकती है। ऐसा अनुभव हमें होने लगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं एक ऐसी सुनिश्चित सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। और हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। हमारे सामने यह भी विकल्प था कि हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अपना लेते, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती है, तो इसलिए खतरा हो जाता है कि उस व्यक्ति की पूजा होने लगेगी और वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ में उसमें व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगे। यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री कितना भी पॉपुलर हो जाए, अगर वो आने वाले समय में अच्छे काम नहीं करेगा तो उसे बदला जा सकता है। तो ऐसी सरकार हमारे संविधान निर्माता चाहते थे। संसदीय कार्य व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी या उससे नियंत्रित भी होगी। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, सरकार को संसद जो है वो नियंत्रित करती है और सरकार, संसद के प्रतिनिधि उसके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं संसद के प्रति। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसलिए संसदीय कार्यपालिका दोनों स्थानों पर, राज्यों में भी और केंद्र में भी, हमने चुन ली। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर शासन चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। भारत में औपचारिक प्रधान बनाया गया है राष्ट्रपति को, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में होती है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है और जनता उसको चुनती नहीं है, संसद के सदस्य उसका चुनाव करते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य मिलकर के। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती बल्कि सांसद और विधायक उनका चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। पिछले अध्याय में हमने इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, यह भी पढ़ा था। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही चलाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ये प्रक्रिया पिछले लेसन में हमने
बढ़ी थी। तो भारत में कार्यपालिका का स्वरूप ये होता है। श्रीलंका में इस प्रकार की कार्यपालिका है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से भारत में इनको अमली जामा पहनाया गया है, यानी कि इन व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।